हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो इससे पहले बेटा मैंने कुछ एक वीडियो सेंड करी थी, तो उसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करवा चुकी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स की, तत्वों के गुण। ठीक है, अब अलग अलग कि जैसे हर एक एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी खुद की, वो हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका स्कैंडियम। क्लियर कि स्कैंडियम का मुख्य खनिज थोट वाइटाइट SC2SI2O7 है। अब स्कैंडियम को SC2O3 से प्राप्त करते हैं। कि सबसे पहले कि ये जो सिंपल है ना, आपसे अगर मैं बताऊं तो आपका जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है उसमें तो कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक जैसे खनिज का नाम पूछ लिया कि स्कैंडियम का मुख्य खनिज कौन सा है, वो सब चीज़ें आपको पूछ ली जाती हैं किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें क्या करना है कि फिर जैसे जहाँ भी कुछ भी चीज़ होती है, कई बार ऐसा पता चलता है कि जो स्कैंडियम होता है वो क्या हमें मेटल की फॉर्म में ही मिलता है। जब हम उसको लेते हैं तो क्या वो हमें मेटल की धातु की फॉर्म में मिलता है? नहीं, मेटल हमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है। और हम जैसे स्कैंडियम है वो स्कैंडियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, स्कैंडियम ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। तो अब हम स्कैंडियम को SC2O3 से प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो स्कैंडियम है वो हमारी नेचर में किस फॉर्म में मिलता है? SC2O3 में मिलता है, जो यूरेनियम के निष्कर्षण से उप उत्पाद के रूप में बनता है। कि जब हम यूरेनियम का निष्कर्षण करते हैं, मतलब यूरेनियम को हम निकालते हैं, तो वो बायो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, ट्राईफ्लोराइड के कैल्शियम धातु द्वारा अपचयन से स्कैंडियम धातु को प्राप्त किया जा सकता है। ट्राईफ्लोराइड मतलब कोई भी ट्राईफ्लोराइड ले लिया हमने, जैसे F3 होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, जैसे NaF3 ले लिया, CaF3 का होल ट्वाइस ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राईफ्लोराइड के कैल्शियम धातु द्वारा अपचयन से स्कैंडियम धातु को प्राप्त किया जाता है। कि जो ट्राईफ्लोराइड है उसको हम कैल्शियम धातु के अपचयन से स्कैंडियम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। स्कैंडियम उच्च गलनांक एवं कवथनांक की एक धातु है। कि सबसे पहले हम ये बात करें कि जो धातुओं का गलनांक और कवथनांक होता है वो बहुत अधिक होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं। ठीक है, तो अगर वो कठोर होंगी तो उनका ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो स्कैंडियम उच्च गलनांक एवं कवथनांक की एक धातु है जिसके प्रथम तीनों आयनन विभवों के मान इतने कम हैं कि अभिक्रिया के समय तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। कि अब मैंने बताया था कि बहुत बार बताया है कि स्कैंडियम, यट्रिबियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, स्कूटरयामा, लाई, एसी, ये चारों के चारों एलिमेंट्स एस ब्लॉक के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, वो एस ब्लॉक की धातुओं से अधिक मैच खाते हैं। ठीक है, स्कैंडियम उच्च गलनांक एवं कवथनांक की एक धातु है, वो इसीलिए है क्योंकि कि ये किसके नज़दीक है? एस ब्लॉक के नज़दीक है। तो इसके जो गुण होंगे वो एस ब्लॉक से मैच करते हैं, ना कि डी ब्लॉक से। ठीक है, तो अब एससी क्या करता है? एससी के पास जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा एससी का, तो कितना था? 3D14S2। ठीक है, और यहाँ क्या था हमारा? आर्गन। 3D14S2। इसकी तीनों इलेक्ट्रॉन्स है, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी आयोनाइजेशन, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनन ऊर्जा पहली। और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो IE2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो IE3। मतलब तीनों के मान इतने कम होते हैं कि ये फटाक से तीनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकता है। और जैसे ही तीनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Sc+3 में। ठीक है, और ये मैंने बताया था कि इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो डी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वो सारे के सारे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन केवल स्कैंडियम ही ऐसा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का ऐसा तत्व है जो कि केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो कौन सी? +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसमें जो गुण मिलते हैं वो भी कैसे मिलेंगे? आयनिक गुण मिलेंगे।
यही कारण है कि स्कैंडियम की आयनिक यौगिकों में केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इस ऑक्सीकरण अवस्था में यह मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाता है। मैंने अभी बताया, क्योंकि जो एस ब्लॉक की धातुएं होती हैं वो कैसे यौगिक बनाती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं। तो अगर वो आयनिक बनाती हैं तो इनके जो गुण होते हैं वो एस ब्लॉक की धातु से मैच खाते हैं, जिसकी वजह से ये भी कौन से गुण बनाएंगे, न कौन से यौगिक बनाएंगे, आयनिक यौगिक। तथा संक्रमण तत्वों की परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की यह विशिष्टता यहाँ देखने को नहीं मिलती है। मैंने अभी बताया कि ये स्कैंडियम है अकेला परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक निर्माण के भी इस तत्व में बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि ये कैसा बनाता है, आयनिक, और ये किसके नज़दीक है, एस ब्लॉक के। तो इसके जो सारे के सारे गुण होंगे वो एस ब्लॉक की धातुओं से मैच करते हैं। तो ये एस ब्लॉक के जो धातु होते हैं, एस ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वो कौन से गुण बनाती हैं, आयनिक यौगिक बनाती हैं। तो ये भी कैसे बनाएगा, आयनिक, उनमें उप सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता बहुत कम होती है, तो इसमें भी बहुत कम होती है। Sc+3 आयन प्रतिचुंबकीय है तथा इसका विन्यास D0 होने के कारण रंगहीन यौगिक बनाता है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया, D0। और अगर D0 बच गया मतलब यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय, मतलब डायामैग्नेटिक। और अगर ये डायामैग्नेटिक है तो डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं है। और अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो इसके जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कैसे होते हैं, कलरलेस, ठीक है, रंगहीन। थर्ड बी वर्ग में स्कैंडियम की रासायनिक क्रियाशीलता सबसे कम होती है। वायु में जलकर यह Sc2O3 बनाता है तथा कक्षीय ताप पर हैलोजनों से एवं गर्म करने पर अधिकांश अधातुओं से अभिक्रिया कर द्विअंगी यौगिक बनाता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, आयनिक यौगिक बनाने की। तो इसकी जो रासायनिक क्रियाशीलता होती है वो बहुत ही कम होती है। यह तनु अम्ल में घुल जाता है, कि ये जो कंसंट्रेटेड में नहीं, जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उन डाइल्यूट एसिड के अंदर ये घुल जाता है तथा गर्म करने पर जल को H2 में अपचयित कर देता है। प्रबल अम्लों के साथ धातु के विलेय लवण बनाते हैं, लेकिन दुर्बल अम्लों के साथ कैसे बनाते हैं, अविलेय लवण बनाते हैं। प्रबल अम्ल मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो फटाक से जितने भी उनके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं वो सारे के सारे H पॉजिटिव आयन्स को डोनेट कर देते हैं। और वीक एसिड कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, जो सारे के उसके पास जितने भी H पॉजिटिव हों वो सारे H पॉजिटिव को डोनेट नहीं कर पाता, वो कुछ एक H पॉजिटिव को ही डोनेट कर पाता है, ठीक है। तो वो प्रबल अम्ल के साथ तो फटाक से विलय हो जाता है, क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, कोई भी नेगेटिव। तो उनमें क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव, तो वो आपस में क्या करेंगे, आपस में मैच कर जाते हैं, मिक्सअप कर जाते हैं और वो फटाक से उसके अंदर घुल जाते हैं। लेकिन जो दुर्बल अम्ल होते हैं उनमें उप सह संयोजन की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वो सारे के सारे अपने H पॉजिटिव को डोनेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये इनमें कैसे होते हैं, अविलय होते हैं, ठीक है। दूसरा जो कंपाउंड है आपका वो है टाइटेनियम, और उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या आपको पता है कितनी होती है, 22, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक तो क्या है, आर्गन, और ये कितना है, D2 3D2 4S2, ठीक है। यह संक्रमण धातु ऑक्सी यौगिकों के रूप में पृथ्वी में बहुतायत से पाया जाता है। ये भी कैसे, किस में पाया जाता है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, और ये भी किसके फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्सी यौगिकों की फॉर्म में ही पाया जाता है। इल्मेनाइट FiTiO3 और रूटाइल TiO2 इसके मुख्य खनिज हैं। मेन है इसका रूटाइल और TiO2, ठीक है, जिनका कार्बन द्वारा धातु में अपचयन संभव नहीं है। यहाँ पर तो हम क्या करते थे कि ये कार्बन नहीं, कैल्शियम धातु द्वारा अपचयन से हम स्कैंडियम धातु को प्राप्त कर लेते थे, लेकिन इनका कार्बन द्वारा धातु में अपचयन संभव नहीं है, क्योंकि ये कार्बन के साथ गर्म करने पर धातु कार्बाइड बनाता ही है। उच्च ताप पर वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी अभिक्रिया कर जाती है, ठीक है। देखो कि TiO2, ठीक है, TiO2 की हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई, Cl2 के साथ करवाई, और उसका अपचयन किसके साथ करवाया, C के साथ करवाया। तो ये क्या कहता है कि जब हम इसका कार्बन के साथ अपचयन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, धातु कार्बाइड्स बना देता है। और धातु कार्बाइड्स बनाने के बाद जब हम इसका आश्वन करवाते हैं तो ये TiCl4 में से, मतलब जो FeCl3 का जो कुछ एक अशुद्धि थी, वो अशुद्धि तो क्या निकल गई, बाहर निकल गई। और जब हम इसको 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, मैग्नीशियम की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, टाइटेनियम हमें मिल जाती है, प्लस में मैग्नीशियम और MgCl2। यह उच्च क्वथनांक व गलनांक वाली कठोर और उच्च
ताप सह धातु है जो ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं मैंने बताया कि सभी कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, तो उनका गलनांक और क्वथनांक कैसा मिलेगा, उच्च ही मिलेगा। संक्षारण कोरोजन के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण टाइटेनियम का टरबाइन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं कि संक्षारण कोरोजन के प्रति मतलब कि ये अपने ऊपर किसी की लेयर नहीं जमने देता, और अगर ये अपने ऊपर किसी की लेयर नहीं जमने देता, अपने परत किसी के ऊपर नहीं जमने देता, तो इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, टरबाइन में किया जाता है। टाइटेनियम की +4 अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्कैंडियम से जब हम कहाँ तक जाते हैं, मैग्नीज तक जाते हैं, तो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब नीचे वाली ऑक्सीकरण अवस्था अत्यधिक स्थायी होती है, लेकिन ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है +2 +3 एंड +4। ठीक है, लेकिन स्टेबल कौन सी होगी, +4 वाली ही स्टेबल होगी। ठीक है, बाकी का छोड़ देना, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये चीज़ ही समझ आनी चाहिए। फिर उसके बाद टाइटेनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो दुर्बल अम्लीय हैं, मतलब वीक एसिड है। मैंने उसका मतलब अभी समझाया था कि वीक एसिड कौन से होते हैं, कि ये सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में अपघटित नहीं होते हैं। सभी टेट्राहेलाइड तेजी से जल अपघटित हो जाते हैं। इनमें TiF4 सर्वाधिक स्थायी है, कि ये यौगिक बनाएगा कि Ti की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक स्थायी है। ठीक है, कि Ti के पास पॉजिटिव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 4 जो फ्लोरीन है वो इसके साथ आकर जुड़ जाएंगे, लेकिन जो फ्लोरीन होते हैं वो ज़्यादातर आयनिक यौगिकों का स्थायी निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो TiX4 है वो यौगिक इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करते हैं तथा दाताओं के साथ TiX4 L2 योगात्मक यौगिकों का निर्माण करते हैं, कि यहाँ क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो क्षमता होती है वो उपसह संयोजन यौगिक बनाने की होती है। तो ये बना तो लेता है TiF4, लेकिन ये क्या करते हैं, जो F नेगेटिव है, क्योंकि F नेगेटिव की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता जाता है, और इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। तो ये क्या करता है, दाताओं के साथ शेयर करके और TiX4 L2 योगात्मक एडिशनल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, योगात्मक यौगिकों का निर्माण करते हैं। Ti4 यौगिक रंगहीन होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में डी कक्षक बिल्कुल रिक्त होते हैं, कि जब ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये शो करेंगे तो इसके पास 4 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चारों के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जब इसने दे दिए तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया, D0। और अगर D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच गया तो इसका मतलब ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, और जिसके कारण DD स्थानांतरण नहीं हो पाता है, और अगर DD स्थानांतरण नहीं हो पाता है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, टाइटेनियम ये तो थी किसकी, +4 की, लेकिन टाइटेनियम के +3 ऑक्साइड्स की मैं बात करूँ तो जो टाइटेनियम के +3 के जो जितने भी यौगिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब कि वो फटाक से किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइन होकर और एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस अवस्था में D1 इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र में विकिरण का अवशोषण कर लेता है, जिससे जलीय विलयन हमें रंगीन दिखाई देता है, कि यहाँ पर Ti+3 में एक इलेक्ट्रॉन कैसा बच गया, अनपेयर्ड बच गया, और अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में और हायर से लोअर में, मतलब उच्चतर निम्नतर से उच्चतर में, उच्चतर से निम्नतर में वापस आएगा, तो वो कुछ एक विकिरणों का अवशोषण करेगा, और जिसकी वजह से इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, कलर्ड दिखाई देंगे। ठीक है, Ti+3 यौगिकों का चुंबकीय अध्ययन करने पर उनमें अनुचुंबक, तो मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। टाइटेनियम यौगिकों का मुख्य उपयोग जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के रूप में होता है, कि टाइटेनियम से जो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट होता है वो बनाया जाता है, और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का प्रयोग बहुत सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रम में TiCl4 तथा एल्यूमिनियम ट्राई एल्काइल R3Al के मिश्रण का उपयोग एल्किनों के बहुलकीकरण हेतु किया जाता है, कि एल्कीन का जब बहुलकीकरण होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। TiO2 का उपयोग पेंट उद्योग में भी बहुतायत से किया जाता है, कि TiO2 का उपयोग हम जैसे पेंट वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी टाइटेनियम ऑक्साइड्स के कुछ एक कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पेंट होता है वो बिल्कुल अच्छे से पकड़ करता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है, कि स्कैंडियम और टाइटेनियम इनकी प्रॉपर्टीज़ को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, और हर एक कंपाउंड के ऐसे हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कुछ एक है बाइनरी कंपाउंड्स वगैरह, वो सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।